हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का टॉपिक पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपांशन। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपांशन। तो देखो, आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जब हम कोई नई बॉटल लेकर आते हैं और जिसका मेटेलिक लिड हो और वो बहुत ही अगर टाइटली लगा हुआ है और हम अगर उसे ओपन करना चाहते हैं, बहुत हमने फोर्स लगाए फिर भी हम उसे ओपन नहीं कर पाए, तो हम क्या करते हैं, हम उसे वार्म वाटर में रख देते हैं। जैसे उसको हमने वाटर में रखा, थोड़ी देर वाटर में रखने के, गर्म पानी में उसे रखने के बाद क्या होता है, हम उस मेटेलिक लिड को इजीली ओपन कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हमने उसे गर्म पानी में रखा, उसका जो लिड है वो एक्सपांड कर जाता है। लिड एक्सपांड करने की वजह से उसे हम बाद में ईजीली ओपन कर पाते हैं। इसी टाइप से अगर हम मर्क्यूरी की बात करें या थर्मामीटर की बात करें, तो जो मर्क्यूरी थर्मामीटर होता है उसे अगर हम वार्म वाटर में रखते हैं, हायर टेम्परेचर वाले वाटर में अगर रखते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी रीडिंग ऊपर चढ़ जाती है। और जैसे ही हम उसे वाटर से निकाल लेते हैं, बाहर रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, तो फिर से उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, वो फिर से उसकी रीडिंग नीचे चली जाती है। इसी टाइप से अगर हम बलून का एग्जाम्पल लें, क्या अगर हमने एक बलून को थोड़ा सा फुला दिया है, उस फुले हुए बलून को अगर हम क्या करते हैं, गर्म पानी में रख देते हैं, गर्म पानी में रख देते हैं, तो वो बलून फुल साइज़ में एक्सपांड हो जाता है। क्यों एक्सपांड होता है? क्योंकि उसके अंदर की जो एयर है वो एक्सपांड कर जाती है। इसी टाइप से अगर एक फुल साइज़ में फुला हुआ बलून है और उसको अगर हम ठंडे पानी में रख देते हैं, तो बलून श्रिंक करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की एयर श्रिंक कर जाती है। तो देखो, हमने मेटेलिक लिड मतलब सॉलिड का एग्जांपल लिया, मर्क्यूरी फॉर वैसा कंसिडर कर सकते हैं कि वो क्या लिक्विड है, वैसे वो प्योरली लिक्विड नहीं होता। तो लिक्विड का एग्जांपल ले लिया, बलून में हमने गैस का एग्जांपल लिया। तो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, इन तीनों में हमने देखा कि जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वो एक्सपांड कर रहे हैं, जब हमने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया तो वो श्रिंक कर रहे हैं। तो इसी पर बेस्ड हम ये कह सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस क्या होती है, चेंज। किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन क्या होती है, चेंज। तो इसको हम कह सकते हैं कि व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर, द डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन चेंज, एंड दिस चेंज इन डायमेंशन और इन दिस चेंज इन और एक्सपांशन इन डायमेंशन इज कॉल्ड थर्मल एक्सपांशन। कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की वजह से डायमेंशन में जो इंक्रीज़ हुई, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन इंक्रीज़ हुई, उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन में इंक्रीज़ हुआ, किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज़ हुआ। तो इस इंक्रीज़ हुआ, एक्सपांड हुआ, तो इस एक्सपांशन को ही हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपांशन। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ में एक्सपांशन हो रहा है, लेंथ में एक्सपांशन हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे लीनियर एक्सपांशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट के एरिया में एक्सपांशन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे एरिया एक्सपांशन। और अगर किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में एक्सपांशन हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, वॉल्यूम एक्सपांशन, बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर और इन इंक्रीज इन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सपोज करो हमारे पास ये एक रोड है, ठीक है, ये हमने रोड ले ली। इस रोड की लेंथ सपोज कर लो कितनी है, एल। इस रोड की लेंथ कितनी है, एल। अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया डेल्टा टी। कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। जब टेम्परेचर में हमने डेल्टा टी इंक्रीज़ किया तो इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई। कितनी इंक्रीज़ हुई, डेल्टा एल लेंथ इंक्रीज़ हो गई। पहले लेंथ एल, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया डेल्टा टी, जब टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज़ किया तो लेंथ इंक्रीज़ हो गई। कितनी इंक्रीज़ हुई, डेल्टा एल इंक्रीज़ हुई। तो एक्सपांशन इन लेंथ, एक्सपांशन किसकी बात करें हम, एक्सपांशन की, तो एक्सपांशन इन एल लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा एल। कि एल लेंथ में कितना एक्सपांशन हुआ, डेल्टा एल का एक्सपांशन हुआ। तो इस एल के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख सकते हैं क्या, इस एल के मल्टीप्लाई में 1 लिख दिया तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो एक्सपांशन इन 1 लेंथ,
ये एल इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। तो एक्सपांशन इन वन लेंथ, वन को ही हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं यूनिट, तो एक्सपांशन इन यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ में कितना एक्सपांशन हुआ डेल्टा एल अपॉन एल। तो एक्सपांशन इन यूनिट लेंथ इज डेल्टा एल अपॉन एल एंड दिस एक्सपांशन इज कॉल्ड और दिस चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। ये जो डेल्टा एल अपॉन एल है, इस डेल्टा एल अपॉन एल को ही हम क्या कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, या वो है क्या एक्चुअली, वो है एक्सपांशन इन यूनिट लेंथ, कि यूनिट लेंथ में जो एक्सपांशन हुआ या यूनिट लेंथ में जो चेंज हुआ, यूनिट लेंथ में जो चेंज होगा कितना होगा डेल्टा एल अपॉन एल, और उसी को हम क्या कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। क्या कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ या फ्रैक्शनल एक्सपांशन इन लेंथ। तो ये जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, कि लेंथ में जितना ज़्यादा टेम्परेचर को चेंज करेंगे उतना ज़्यादा लेंथ में क्या होगा चेंज। अब जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो आता है कांस्टेंट, तो यहाँ पर आ गया एक कांस्टेंट, इसको हमने नाम दे दिया अल्फ़ा एल डेल्टा टी। क्या है यहाँ पर एक कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को क्या नाम दे दिया डेल्टा एल अपन एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी। जो कांस्टेंट है वो क्या है अल्फ़ा एल, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ये जो अल्फ़ा एल है इसको हम क्या कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, या इसी को हम लीनियर एक्सपांसिविटी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये तो किसकी बात हो गई लीनियर एक्सपांशन के लिए। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट के एरिया में एक्सपांशन हो रहा है तो उसी टाइप से एरिया एक्सपांशन का इक्वेशन क्या आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फ़ा ए डेल्टा टी। कि वही ये किसके टेम्परेचर में चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कोफिशिएंट आया था, यहाँ पर भी एक कोफिशिएंट आ जाएगा, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया अल्फ़ा ए से रिप्रेजेंट किया। अब ये जो अल्फ़ा ए है, ये अल्फ़ा ए इक्वल होता है टू अल्फ़ा एल के। अल्फ़ा ए किसके इक्वल होता है टू अल्फ़ा एल। अल्फ़ा ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन, अल्फ़ा एल क्या है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो अल्फ़ा ए इज इक्वल टू अल्फ़ा एल, इसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11.1 में भी प्रूव करेंगे। तो इसी की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इसी की स्पेस पर हम लिख सकते हैं टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी अपॉन डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर एक्सपांशन, ये हो गया वॉल्यूम एक्सपांशन। अब अगर हम बात करें किसकी बात करें ये हो गया लीनियर, ये हो गया एरिया। अब अगर वॉल्यूम एक्सपांशन की बात करें तो इसी टाइप से वॉल्यूम एक्सपांशन क्या आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा वी अपॉन वी मतलब ये क्या हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। फिर से वो क्या रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके टेम्परेचर के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा एक कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है अल्फ़ा वी। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। ठीक है, और इसी को हम क्या कह सकते हैं वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन या वॉल्यूम एक्सपांसिविटी। ये डेल्टा टी यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल टू इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 1 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फ़ा वी, या इसी को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी, और ये 1 अपॉन टी एज इट इज़, डेल्टा टी एज इट इज़। देखो अब क्या बात हुई, अब बात लीनियर एक्सपांशन की हो गई। तो अगर हम लीनियर एक्सपांशन की कंपैरिजन करें तो बुक में एक टेबल गिवन है जिसमें हमें कॉपर, इसकी गिवन है कॉपर एंड ग्लास, बहुत सारी चीज़ों की गिवन है, उसमें हम कॉपर और ग्लास की अगर बात करें तो कॉपर का लीनियर एक्सपांशन होता है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5 केल्विन इनवर्स, और ग्लास का लीनियर एक्सपांशन होता है 0.32 इंटू 10 टू द पावर -5 केल्विन इनवर्स। देखो ये डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, ये डेल्टा टी इधर आ गया। लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है मीटर, तो ये आ गया मीटर, अपॉन में लेंथ मीटर इंटू 1 अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है केल्विन, तो यहाँ लिख दिया केल्विन। मीटर से मीटर तो हो जाएगा कैंसल, या अल्फ़ा एल एज इट इज़। ठीक है, तो केल्विन की पावर कितनी है 1, ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी -1।
इसलिए अल्फ़ा एल की ऐसा यूनिट क्या रहेगी, केल्विन इनवर्स। अल्फ़ा एल की ऐसा यूनिट क्या रहेगी, केल्विन इनवर्स। तो कॉपर के लिए अल्फ़ा एल की वैल्यू कितनी होती है, 1.7 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स, और ग्लास के लिए कितनी होती है 0.32 इंटू 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। मतलब ग्लास के कंपैरिजन में कॉपर की 5 टाइम्स ज़्यादा है कि अगर 0.32 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो अप्रोक्सीमेट हमें वैल्यू 1.7 के आसपास मिलेगी, 1.6 वैसे मिलेगी। तो ग्लास के जो लीनियर एक्सपांशन है उससे कॉपर का एक्सपांशन कितने टाइम्स ज़्यादा है, 5 टाइम्स ज़्यादा है। हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स का लीनियर एक्सपांशन ज़्यादा होता है। मतलब लीनियर एक्सपांशन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि सेम टेम्परेचर में चेंज करने पर जो कॉपर है उसमें ज़्यादा एक्सपांशन होगा। कि अगर टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, कॉपर का भी 30 डिग्री सेल्सियस है, ग्लास का भी 30 डिग्री सेल्सियस है, और टेम्परेचर हमने कर दिया 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या केल्विन में कि 100 केल्विन टेम्परेचर था और हमने उसको 110 केल्विन अगर टेम्परेचर किया, तो दोनों का टेम्परेचर में अगर हम सेम चेंज करेंगे तो कॉपर में ज़्यादा एक्सपांशन होगा, ग्लास में एक्सपांशन कम होगा। अब देखो इतना क्लियर, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब अगर हम इसके आगे बात करें तो अल्फ़ा एल इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, अल्फ़ा एल की वैल्यू क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 1 अपॉन डेल्टा टी। अगर अल्फ़ा एल डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फ़ा एल किसके इक्वल रहेगा, डेल्टा एल अपॉन एल। कब, जब टी की वैल्यू कितनी है 1। डेल्टा टी 1 मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज़ 1, मतलब यूनिट। मतलब अगर हम अल्फ़ा एल को डिफाइन करना चाहते हैं कि अल्फ़ा एल एक्चुअली है क्या, तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या है, चेंज इन यूनिट लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज है, या यूँ कहे चेंज इन एक्सपांशन इन यूनिट लेंथ, कि ये क्या है, यूनिट लेंथ में कितना एक्सपांशन हुआ। और टेम्परेचर भी हमने कितना रख दिया 1। कब, जब हमने टेम्परेचर में 1 केल्विन या 1 डिग्री का चेंज किया। तो जब हमने टेम्परेचर में 1 केल्विन का चेंज किया तो उसके यूनिट लेंथ में जो चेंज हुआ उसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर एक्सपांशन। कि टेम्परेचर में 1 केल्विन का चेंज करने पर उसकी यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर लेंथ में जितना चेंज होगा उसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर एक्सपांशन। इसी टाइप से क्या रहेगा, एरिया एक्सपांशन रहेगा, इसी टाइप से वॉल्यूम एक्सपांशन रहेगा। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर लेंथ था, यहाँ पर एरिया आ जाएगा और यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखो अगर हम वॉल्यूम एक्सपांशन की बात करें तो जो वॉल्यूम एक्सपांशन है वो टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, किससे रिप्रेजेंट करें, अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, देखो कि अगर ये हमारा टेम्परेचर इन केल्विन और ये है अल्फ़ा, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपांशन, तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से होना था। इस टाइप से होना था मतलब कि अल्फ़ा की वैल्यू सपोज करो कितनी है, 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। तो टेम्परेचर सपोज करो अगर 100 केल्विन है तो 100 केल्विन से अगर टेम्परेचर हम करें 101 केल्विन, या 200 केल्विन अगर टेम्परेचर है और 200 केल्विन से अगर हम टेम्परेचर करें 201 केल्विन, यहाँ पर टेम्परेचर कितना चेंज किया, 1 डिग्री, यहाँ भी टेम्परेचर कितना चेंज किया, 1 डिग्री। तो यहाँ पर भी वॉल्यूम में उतना ही एक्सपांशन होना था जितना यहाँ। तो हम कहेंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर सपोज करो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻5 है, तो यहाँ पर भी अल्फ़ा की वैल्यू होनी थी 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर कुछ भी हो, हर बार जब हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो अगर यहाँ पर 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज किया तो अगर उसके वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज हुआ तो इस वाली रेंज में भी अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसके वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज होना चाहिए। अगर हर बार सेम चेंज हो रहा है हर टेम्परेचर पर तो हम कहेंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू कैसे, कांस्टेंट। देखो कि सपोज करो यहाँ पर है हमारा टेम्परेचर कितना 200, यहाँ पर है हमारा 500, तो 200 के लिए भी अल्फ़ा की वैल्यू वही है
500 के लिए भी अल्फ़ा की वैल्यू वही है। ये ग्राफ सिर्फ आगे जा रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। कि अगर हम 200 डिग्री पर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो भी उतना ही एक्सपांशन होगा, 500 पर चेंज करेंगे तो भी उतना ही एक्सपांशन होगा। ऐसा होना चाहिए बट ऐसा नहीं होता। ये हमारा ग्राफ ऐसा ना बनते हुए हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, इस टाइप से ग्राफ बनता है। ये ग्राफ क्या शो करता है? ये ग्राफ ये शो करता है कि 200 डिग्री पर तो टेम्परेचर में जब 200 केल्विन टेम्परेचर है, 200 केल्विन टेम्परेचर है तो ये अल्फ़ा की ये वैल्यू रहेगी। 500 जब केल्विन टेम्परेचर है तो अल्फ़ा की ये वैल्यू रहेगी। मतलब टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर 1 डिग्री चेंज करने पर वॉल्यूम में एक्सपांशन कम होगा, इसमें 1 डिग्री चेंज करने पर वॉल्यूम में एक्सपांशन ज़्यादा होगा। 500 केल्विन पर टेम्परेचर को 1 डिग्री चेंज करने पर अल्फ़ा एक्सपांशन और ज़्यादा होगा, और फिर जब बिल्कुल हायर टेम्परेचर पर ही फिर ये अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट हो जाता है कि फिर हर बार 1 डिग्री चेंज करने पर अल्फ़ा की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो एक्चुअली ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब लोअर टेम्परेचर पर 1 डिग्री चेंज करोगे, कि यहाँ पर 1 डिग्री चेंज करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कम है, 500 पर 1 डिग्री चेंज करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है, मतलब कांस्टेंट नहीं है कि पहले कम के 0 केल्विन से 1 केल्विन 0 केल्विन पर अल्फ़ा की वैल्यू अलग रहेगी, जो थोड़ा सा एक्सपांड होगा, वॉल्यूम में थोड़ा सा एक्सपांशन होगा। 100 केल्विन पर अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ जाएगी कि फिर तुम वॉल्यूम टेम्परेचर में 1 केल्विन का चेंज करोगे तो ज़्यादा एक्सपांशन हो जाएगा। 300 पर और ज़्यादा रहेगी कि 1 डिग्री आप चेंज करोगे तो और ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, बट हायर टेम्परेचर पर वॉल्यूम के लिए अल्फ़ा वी की वैल्यू, अल्फ़ा वी कौन सा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन क्या हो जाएगा, हायर टेम्परेचर पर कांस्टेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें टेबल में गिवन है मर्क्यूरी एंड अल्कोहल का वॉल्यूम एक्सपांशन। तो जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का एक्सपांशन कम होता है, अल्कोहल का ज़्यादा होता है। मर्क्यूरी का वॉल्यूम एक्सपांशन कितना होता है, और किसकी बात करें हम, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल की बात कर लेना। हाँ ठीक है, अल्कोहल की बात कर लेते हैं। तो अल्कोहल का वॉल्यूम एक्सपांशन होता है 110 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स, और मर्क्यूरी का होता है 18.2 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। तो मर्क्यूरी का वॉल्यूम एक्सपांशन सिर्फ 18.10⁻⁻5 है, और अल्कोहल का कितना है 110, मतलब अल्कोहल का एक्सपांशन ज़्यादा होगा, मर्क्यूरी का एक्सपांशन कम होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारा वाटर है, वाटर की अपनी बहुत ही अलग प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए ये हमने 2 ग्राफ्स बनाए हैं। ये ग्राफ में ये जो यहाँ पर ब्रेक है, ये जो ब्रेक है, ये ब्रेक है, ये बता रहा है कि यहाँ पर हम 5 था, ये 10 था, 10 के बाद हमने 20, 30, 40 सब चीज़ें छोड़ दी और डायरेक्ट उनसी वैल्यू ले ली 100 वाली वैल्यू, कि ये ब्रेक है, कि ये ग्राफ यहाँ तक कंटिन्यू है, बाकी बीच की सारी वैल्यूज़ हमने ड्रॉप कर दी और उसके बाद हमने डायरेक्ट 100 वाली वैल्यू ले ली है। तो यहाँ पर ये ग्राफ ब्रेक है, यहाँ पर ये ग्राफ ब्रेक है। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ग्राफ ये शो कर रहा है कि ये टेम्परेचर है हमारा डिग्री सेल्सियस में, और ये है हमारा वॉल्यूम, इस साइड हमने वॉल्यूम शो किया है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि देखो सपोज करो हमारा टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, ये ग्राफ यहाँ पर है टेम्परेचर कितना 4 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना 4 डिग्री सेल्सियस। अब यह ग्राफ देखो ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। ऊपर जा रहा है मतलब इस डायरेक्शन में हमने क्या लिया है, वॉल्यूम, और आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है मतलब इस डायरेक्शन में हमने क्या लिया है, टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज। ये 4 डिग्री के बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाटर का वॉल्यूम भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4 डिग्री से अगर हम पीछे जाते हैं, 4 डिग्री से पीछे जाते हैं तो फिर से टेम्परेचर अगर, अब देखो ये ग्राफ पीछे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। पीछे जा रहा है मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और ऊपर जा रहा है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे कम वॉल्यूम, ये ग्राफ इस 4 डिग्री पर सिर्फ इतना सा ऊपर है, इतना सा ऊपर है मतलब इसका वॉल्यूम सिर्फ कितना है 1 kg इंटू 10⁻³
मीटर क्यूब। कि अगर हमारे पास वाटर है तो वाटर का वॉल्यूम यहाँ पर सबसे कम है। 4 डिग्री से अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, 4 डिग्री के से अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। मतलब वाटर का वॉल्यूम सबसे कम वॉल्यूम कहाँ पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखो इस साइड भी ग्राफ ऊपर जा रहा है, इस साइड भी ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। कि पीछे जा रहा है मतलब टेम्परेचर डिक्रीज और ऊपर जा रहा है वॉल्यूम इंक्रीज। अब देखो ये तो हमने बोल दिया वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले इतना सा वॉल्यूम था और इतना बड़ा वॉल्यूम हो गया। चेंज तो होता है, लेकिन वो चेंज बहुत कम है। देखो ये वैल्यू क्या है? 1.00000 और ये वाली वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस पर उसकी वैल्यू कितनी? 1.04343। मतलब ये भी अप्रोक्सीमेट है तो 1 के ही इक्वल। तो वॉल्यूम में चेंज होता है, लेकिन वो चेंज बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि इतना सा वॉल्यूम है और फिर इतना वॉल्यूम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम मास को फिक्स कर दे कि अगर हमने 1 kg वाटर ले लिया, ठीक है, हमने वाटर कितना लिया? 1 kg। मतलब अगर मास हमारा फिक्स है तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज। अपॉन वाली चीज़ जब इंक्रीज होती है तो ऊपर वाली चीज़ डिक्रीज होती है। तो अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। मतलब वॉल्यूम जब सबसे कम रहेगा तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, वॉल्यूम जब सबसे ज़्यादा रहेगा तो डेंसिटी सबसे कम रहेगी। तो ये वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ था, ये डेंसिटी टेम्परेचर ग्राफ है। ये क्या शो कर रहा है कि जब 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम सबसे कम था, तो वॉल्यूम जब सबसे कम तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो देखो डेंसिटी कितनी है? 1 × 10⁻³ ये ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब × 10⁻³ मतलब ये 1 कितना है? 1 है, ये 1 × 10⁻³ है डेंसिटी, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है वो उसका ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है सर। आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वो डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वॉल्यूम सबसे कम तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे थे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे थे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा था। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज़। टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो भी डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज़, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा था, डेंसिटी उसका रेसिप्रोकल है। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है मतलब डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है मतलब डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। और उसमें भी वो चेंज थोड़ा सा ही होता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके जो हमारा लेक्स और पॉन्ड्स होते हैं वो ऊपर से फ्रीजिंग स्टार्ट करता है और बाद में नीचे फ्रीज होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि सपोज़ करो ये हमारा एक पॉन्ड है, ठीक है, ये उसका बॉटम एरिया है, ये उसका ऊपर यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है और ये इसका अपर सरफेस है। अब जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे कश्मीर वगैरह की बात करें, तो उसके जो लेग्स होते हैं, लेग्स ऊपर से फ्रीज होना स्टार्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ये एटमॉस्फेयर है, ये यहाँ पर है हमारा वाटर, ये वाटर की सपोज करो बहुत सारी लेयर्स है, ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये उसका ऊपर का सरफेस है और ये नीचे की हमारे सबसे बॉटम वाला सरफेस है। अब होता क्या है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हुआ डिक्रीज़, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ तो यहाँ का टेम्परेचर भी सपोज करो अभी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, सपोज करो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हो गया है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस और अभी ये जो वाटर है इस वाटर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो हमेशा हीट ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जाती है। तो इसमें से हीट बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी, तो यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ होते होते यहाँ का टेम्परेचर कितना हो गया? यहाँ का टेम्परेचर हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया तो 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा, डेंसिटी सबसे ज़्यादा मतलब सिंपल लैंग्वेज में, हम बोलचाल की लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी सबसे भारी है। तो जब इसका यहाँ का टेम्परेचर कितना हो गया कि इसने यहाँ ऊपर वाले सरफेस के वाटर ने सभी अपनी हीट एटमॉस्फेयर को दे दी और टेम्परेचर डिक्रीज होते होते यहाँ का टेम्परेचर हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ का जो वाटर है वो बहुत भारी हो गया, वो भारी हो गया तो वो वाटर कहाँ चले जाएगा? नीचे। तो वो वाटर आ जाएगा यहाँ नीचे और ये वाला थोड़ा ऊपर, वाटर थोड़ा ऊपर, ये वाला वाटर थोड़ा ऊपर। तो ये वाला वाटर यहाँ आ गया नीचे और ये वाला वाटर कहाँ आ गया? ऊपर, ठीक है। अब ये वाटर जो ऊपर आया है
फिर से इसका ये अपना टेम्परेचर अपनी हीट एटमॉस्फेयर को देगा और अपना टेम्परेचर डिक्रीज करके ये वाला वाटर अपना टेम्परेचर कितना कर लेगा 4 डिग्री सेल्सियस। जब इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होगा तो फिर ये भारी होकर सबसे भारी हो जाएगा और ये आ जाएगा नीचे और ये ऊपर यहाँ का टेम्परेचर आ जाएगा, यहाँ का वाटर आ जाएगा ऊपर। फिर से ये एटमॉस्फेयर को हीट देगा और यहाँ का टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ये भारी हो गया, अब ये नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं नीचे आएगा? क्योंकि इसके नीचे वाला टेम्परेचर वाटर भी 4 डिग्री सेल्सियस का है, ये भी 4 डिग्री सेल्सियस पर है और ये भी 4 डिग्री सेल्सियस पर है। अब सब 4 डिग्री सेल्सियस पर है, मतलब सभी सेम भारी है। जितना ये भारी उतना ही ये वाला, इतना ही ये वाला, इतना ही ये वाला, सभी का जो मास है अब सभी सेम है, सभी का मास सेम है। तो अब क्या होगा? अब ये नीचे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि अब ये फिर से यहाँ वाला वाटर फिर से अपनी हीट बाहर देगा, तो अब इसका टेम्परेचर डिक्रीज होकर हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो अब इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? अब इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। अब इसकी डेंसिटी कम होगी मतलब अब ये हल्का ही होता जाएगा। तो ये अपना क्या करेगा? ये अपनी हीट और बाहर देगा, तो फिर इसका टेम्परेचर हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, फिर इसका टेम्परेचर हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ का टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये बर्फ़ में फ्रीज़ होना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए पहले फ्रीज़ कहाँ का सरफेस हुआ? ऊपर का सरफेस हुआ। नीचे का सरफेस हुआ क्या? नहीं। क्यों ऊपर का हुआ? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस होते होते सभी का 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, सभी की डेंसिटी सेम हो गई, कोई ऊपर नीचे नहीं जाएगा। अब ये नीचे तो जा नहीं सकता, ये और अपना टेम्परेचर अपनी हीट बाहर देगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, टेम्परेचर हो गया 4 से कम, मतलब डेंसिटी हो जाएगी कम। डेंसिटी कम हो गई मतलब ये हो गया हल्का, ये हल्का हो गया तो ये ऊपर ही रहेगा। और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होते जाएगा इसकी डेंसिटी भी डिक्रीज़ होते जाएगी, ये हल्का होते जाएगा, ये ऊपर ही रहते जाएगा। और ये जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा ये जमने लगेगा। इसलिए जो लेक्स वगैरह होते हैं ये ऊपर से जमना स्टार्ट करते हैं, नीचे से जमते हैं क्या? नहीं। और इसी का ये बेनिफिट है कि इसके अंदर जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं और जितने भी मछलियाँ वगैरह जो भी होते हैं वो सभी ज़िंदा रहते हैं। अगर ये नीचे से जमना स्टार्ट होता तो क्या होता? यहाँ जमता, यहाँ जमता, यहाँ जमता, ऊपर का जम जाता, तो फिर प्लांट सब मर जाते, उसके अंदर की जो मछलियाँ वो सभी मर जाती। तो यही फ़ायदा है कि वाटर जो है ऊपर से जमना स्टार्ट करता है। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पार्ट का जो बचा हुआ पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट करेंगे। बाय।